सो आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7th और ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए हैं। यूनिट नंबर सेकंड हमारा चल रहा है। यूनिट नंबर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट होने वाला है एंड लास्ट बचेगा यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है फंक्शन एवं सब रूटीन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा और आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी के निरंतर फीडबैक कंप्यूटर के क्लास से रिलेटेड, हमारे जो टेक्निक है पढ़ाने की उससे रिलेटेड, नोट से संबंधित जो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ जिससे हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सभी जो फीडबैक हैं वो आप सभी के निरंतर आते रहते हैं और हाँ, हम उस फीडबैक का जरूर से आपका हेल्प करते हैं। जो भी डाउट रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं एंड आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के ये पॉजिटिव जितने भी फीडबैक हैं और मैक्सिमम पॉजिटिव फीडबैक रहते हैं और डाउट रहते हैं तो उनको सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड सभी एक एक कमेंट्स को टीम पढ़ती है और उसके साथ साथ जो भी आपका कमेंट रहता है उन पे रिप्लाई करती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आप सभी के सपोर्ट्स के लिए, आप सभी जो भी स्टूडेंट्स जहाँ से भी जुड़े हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हैं, जिस सिटी से भी जुड़े हैं, ठीक है, सभी को दिल से धन्यवाद। और आज हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 7th की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7th यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है स्टार्ट करने का न्यू लेसन वो यही है कि हम देखते हैं सबसे पहले कि टोटल उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या क्या है, हमको क्या पढ़ना है एक्चुअल में, क्योंकि वो तो पता रहना चाहिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है फंक्शन एवं सब रूटीन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल गई बट आगे चलेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे है। इसमें हमने आपको 13th टॉपिक दिखाए। ठीक है, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें 2-3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जब आपके क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो अबाउट फंक्शन के बारे में रहेगा, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट, फंक्शन होता क्या है, क्या होता है फंक्शन, पता चल जाएगा पहले लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो वर्गीकरण किया गया है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं फंक्शन में वो पढ़ेंगे, फंक्शन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसके साथ साथ हम फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, उसके जो नियम बनाए गए हैं उनको भी तो पढ़ना है। रिकर्शन सुना भी होगा आपने, रिकर्सन टॉपिक के बारे में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत जगह आपसे पूछा जाता है इन इंटरव्यू और उसके साथ साथ आगे इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर संबंधित कोई भी आप एजुकेशन करते हो। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम डाटा स्टोरेज क्लास के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ सी लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, हेडर फाइल क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा मानक लाइब्रेरी फंक्शन होता है उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल अबाउट इसमें 13th टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। सो मैं कोशिश करूँगा जितना लॉन्ग से लॉन्ग लेंथ क्लास की रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ाया जा सके उतना करने की, जिससे आपको समझ में भी पूरी तरीके से सब चीज़ें आए और आप सभी के सिलेबस भी एट द टाइम जो मैंने आपको दिया हुआ है उससे पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो आज का जो रहेगा हमारा लेक्चर उसमें हम देखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विथ डिफिनेशन विथ एग्जांपल सब कुछ आपको बेसिक टू एडवांस एंड या फिर कह लें कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाने की कोशिश की जाती है, जिससे आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आपको सबसे पहली बात तो लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, फिर भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक प्रोग्रामिंग शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक या एक से अधिक टास्क को समर्पित करना या फिर विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया होना। ठीक है, फंक्शन प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को बढ़ावा देने का कारण बनती है, क्योंकि एक बार डिफाइन किया जाता है और उसे बार बार बुलाया जा सकता है। ठीक है,
फंक्शन जो होता है उसको हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं, किसी भी वैल्यू को उस फंक्शन में एक बार एंटर कराते हैं और उस वैल्यू को हमें जहाँ लेना रहता है, यूज करना रहता है, वहां पे उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसको हम एक बार बनाते हैं। ठीक है, एक बार बनाते हैं और बार बार जहां हमको इसका यूज है बस हमको वहां पे कॉल करना होता है। ठीक है, फंक्शन को बार बार डिफाइन नहीं करना होता है। एक बार उसको बना दिया फंक्शन को, उसके बाद जहां आपको यूज करना है वहां उसको बस कॉल करो, यूज कर लो। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैंने प्रोग्राम पूरा नहीं बनाया है, बस एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताया, क्योंकि अगर सब कुछ एक एक टॉपिक का अगर पूरा पूरा प्रोग्राम आपको बताऊंगा बहुत लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी समझने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो यहाँ पे देखो एक डिफाइन किया गया है फंक्शन, ये हमारा जो है फंक्शन हाइफन नेम दिया गया है ना, ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पे ज्यों का त्यों फंक्शन नेम ही लिख दिया गया है जिससे आपको समझने में आ जाए अच्छी तरीके से इजीली। और यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया गया है, दो पैरामीटर दे दिए गए हैं, आपके ऊपर है जितना चाहो उतना पैरामीटर दे दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो, उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। अब देखो इसको समझते हैं, इस प्रोग्राम को। तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन नेम क्या है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है और उसका नाम हमने फंक्शन नेम रखा हुआ है। और जो हमारा पैरामीटर 1 है, 2 है, ये सब हमारे इनपुट पैरामीटर है जो फंक्शन को पारित किए जा सकते हैं। फंक्शन ब्लॉक के अंतर्गत कुछ कार्य जो है किया जाता है और फिर रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से फंक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाले रिजल्ट को वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन में लिख दिया, फंक्शन में हमने बना दिया। ठीक है, सबसे पहले मान लो हमने डिफाइन फंक्शन कर दिया फंक्शन नेम, और पैरामीटर में दे दिया कि जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, देन हमने नीचे जो हमने दिया है ना कुछ कार्य, वहां पे हमने दे दिया प्रिंट करने के लिए 2 इज ग्रेटर देन 3, ये आप लिख दो। ठीक है, ऐसे ही पैरामीटर में आप कुछ भी पास कर सकते हो जो आपको क्या करना होता है, ट्रू फॉल्स करवाना होता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या फिर कह लें प्रोग्रामिंग वर्ड होता है, जिसका जो हमारा अर्थ होता है वो ये होता है कि इसको एक या एक से अधिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। फंक्शन प्रोग्राम में रीयूजिबिलिटी और मॉड्यूलरिटी, ठीक है, मॉड्यूलरिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसको एक बार डिफाइन किया जाता है और बार बार उसको कॉल किया जाता है और यूज किया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा ये रीयूजिबिलिटी का। केवल फंक्शन में हमको, और फंक्शन हम लोग स्मॉल प्रोग्राम में बनाते ही नहीं है। ठीक है, जो छोटा प्रोग्राम होता है उसमें हम फंक्शन का यूज़ करते नहीं। जो लॉन्ग प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग, जहाँ पे हमको बहुत सारा बड़ा बड़ा कोड लिखना होता है, वहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने उस फंक्शन को बना लिया, उसके बाद उस प्रोग्राम में हमको उसको कई बार उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको बस ओपन वहाँ पे जा करके कॉल कर लेंगे जहाँ पे उस फंक्शन को हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन या फिर कह लें कि फंक्शन का वर्गीकरण। तो आप सभी को पता है, सी में भी आपने पढ़ा होगा, फंक्शन हमारा दो तरीके से होता है, मतलब फंक्शन दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा जो हमारा होता है लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन या फिर कह लो कि प्री डिफाइंड फंक्शन, इसको आप खुद ये भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब दोनों में जो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, इसके बारे में बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको लेना है। ठीक है, तो जो हमारे यूजर के द्वारा बनाए गए फंक्शन होते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे मेन फंक्शन, ये एक प्रकार का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और वे फंक्शन जो सी कंपाइलर के साथ मिलते हैं इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये सब हमारे क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। तो जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है वो हमको पहले से ही सिस्टम के द्वारा या फिर कह लें कि जो हमारा कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है उसमें ये पहले से ही दिया गया होता है। ठीक है,
बस हमको इसको यूज़ करना होता है, हमको इसको डिफाइन नहीं करना होता है, बस हमको जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे है प्रिंटफ। प्रिंटफ का हम लोग क्या करते हैं यूज़, प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसको हमको डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। स्कैन एफ हमको जब वैल्यू गेट करना होता है, लेना रहता है, तब हम करते हैं। गेट कैर, पुट कैर, ये सब फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर आपने इन सब टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप सब एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर 2 और 3, उसमें ये सब टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको फंक्शन के बारे में। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको उसमें बताया है मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके। इसीलिए आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में केवल बहुत छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि फंक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में किया गया है। पहला कौन सा है, प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो हम लोग अपने यूज के लिए प्रोग्राम के अंतर्गत बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे हम मेन बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम हर्ष है तो मैं अपने हर्ष नाम का एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें खुद से अपना नाम रखा है और ये फंक्शन मैंने खुद के लिए बनाया है, खुद से बनाया है, ठीक है। और जैसे हमने ये प्रिंटफ हो गया, तो ये प्रिंटफ फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं खुद से। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, बस हमको यूज़ करना है। और इसका जो यूज़ होता है किस लिए होता है, प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। बट इसका यूज़ तो किसी ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। ये पहले से ही तो किसी ने नहीं बनाया है कि इसका हम लोग यूज़ करके प्रोग्राम की वैल्यू को लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो इसका पहले से ही हमें पता नहीं है, इसका हमें पहले से ही पता है। तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि वो फंक्शन जिनका हमको पहले से यूज़ पता होता है वो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं या फिर प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम द्वारा जनरेटेड होते हैं, ठीक है, कंपाइलर द्वारा जनरेटेड होते हैं। ये हम लोग खुद से बनाते हैं, जो हमको यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप दोनों में मेजर डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आपका सेकंड या थर्ड चैप्टर में है, तो इसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा चैप्टर को, उसमें क्विक रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन। तो ऐसे ही जल्दी से हम कवर कर लेंगे। और आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, ठीक है। एक एक कमेंट्स हमारी टीम रीड करती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी रिप्लाई करती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। सो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का आप सभी का इस क्लास में वेलकम है। और बेसिकली हमारा क्लास 10 कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 7th। और इससे पहले के कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए थे। बेसिकली सभी चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए थे इसके पहले के। और चैप्टर नंबर 12th से लेकर के 15th और 14th तक जितना भी है उसको भी कंप्लीट कर दिए गए, ठीक है। सो इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट नंबर लेक्चर था उसमें हमने देखा था अबाउट डिफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के वर्गीकरण के बारे में एंड उसके साथ साथ फंक्शन का जो डिफिनेशन था उसके बारे में देखा था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हिंदी में कह लें कि फंक्शन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, या फिर कह लें कि फंक्शन में कौन कौन से तत्व अवेलेबल होते हैं, ठीक है। किन किन तत्वों से मिलकर के हमारा फंक्शन एक बनता है, ठीक है। तो सी में जो होते हैं फंक्शन के कई तत्व होते हैं और उनका जो यूज़ है एंड उनकी जो डिफिनेशन है वो आप सभी को यहाँ पर इस लेक्चर में बताए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को आप मिस किया है अगर आपने, तो प्रीवियस टॉपिक्स को देखने के लिए जरूर से प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। एंड आप सभी के निरंतर फीडबैक कमेंट्स अबाउट क्लास के रिगार्डिंग आ रहे थे, तो उसके लिए आप सभी के जो भी पॉजिटिव बहुत सारे अपडेट और पॉजिटिव बहुत सारे फीडबैक थे, तो आप सभी को थैंक यू फॉर इट। एंड जो हमारा फंक्शन का एलिमेंट्स है वो हमारा फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स है हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है। कि हमको सबसे पहले फंक्शन को क्या करना होता है, सबसे पहले हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फंक्शन का पहला तो उसकी डिक्लेरेशन होती है, जिसमें फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स की सूची और उसके रिटर्न का जो टाइप होता है यह हमें बताना होता है कि फंक्शन कैसा दिखेगा और इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पे किया गया है, एक एग्जांपल भी आपको साथ में बताया गया है फंक्शन का डिक्लेरेशन का, किस प्रकार डिक्लेरेशन किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का है, ठीक है, उसका नाम ऐड है, उसके बाद इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है फंक्शन का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है, पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये हमारा जो फंक्शन का एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, डिक्लेरेशन का पार्ट, ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फंक्शन को डिफिनीशन, ठीक है, डिफाइन करना एक्चुअल में, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन का जो पूरा विवरण होता है, जिसमें फंक्शन की जो भी बॉडी होती है, वास्तविक कोड होता है, जो कार्य होता है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो है इंट, उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद इंट ए इंट बी, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न का टाइप ए प्लस बी, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है सेकेंड स्टेप में, या फिर कह लें कि जो हमारा एलिमेंट्स होता है फंक्शन का सेकेंड एलिमेंट, वो होता है हमारा फंक्शन का डिफिनीशन, ठीक है, पूरा का पूरा डिफाइन किया जाता है। थर्ड होता है हमारा पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ये सब पास किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमारा इंट ए एंड इंट बी है वो क्या है, वो पैरामीटर है, ठीक है। फंक्शन के अंतर्गत ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो पैरामीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये पैरामीटर है। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन को इनपुट प्रदान करने के लिए या विभिन्न मानों को स्वीकार करता है, जो पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इंट ए और इंट बी क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये भी हो सकता है, फंक्शन में ऐड हो गया, ठीक है, फंक्शन का नाम मान लो ऐड हमने बना दिया, और उसके अंतर्गत एक पैरामीटर दे दिया 2 3, ठीक है, या फिर कुछ भी दे सकते हैं हम चाहे तो इसकी जगह ए एंड बी भी दे सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर रहता है वो यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है फंक्शन का एलिमेंट्स, वो होता है रिटर्न का टाइप, ठीक है। तो फंक्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भी वैल्यू होती हैं या फिर डेटा टाइप होता है, उसको रिटर्न जो होता है रिटर्न टाइप कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में इंट वापसी तिथि है, रिटर्न टाइप है, जिसमें सिंटैक्स बताया जा रहा है कि फंक्शन से एक पूर्णांक मान लौटाया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रिटर्न का टाइप होता है वो यहाँ पे ये बताता है हमको कि इसकी वैल्यू को किधर रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, या फिर जो भी वैल्यू हमको मिल रहा है उसको रिटर्न कैसे किया जाएगा। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट होता है या फिर कह लें कि एलिमेंट्स होता है, वो होता है हमारी फंक्शन की जो भी बॉडी होती है उसके बारे में। तो यह ब्लॉक को ये बताता है कि फंक्शन के जो कोड होते हैं उसकी आकस्मिक रूप से विश्लेषण करता है, और यह दिखाता है कि फंक्शन किस प्रकार से हमारा वर्क करता है, एक्चुअल में फंक्शन का वर्क क्या होता है, वो हमारा फंक्शन का जो पार्ट होता है उसमें हमको पता चलता है, ठीक है। 6 नंबर होता है हमारा इसका एलिमेंट्स, फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को प्रोग्राम में बुलाने की प्रक्रिया को ही फंक्शन को कॉल करना कहा जाता है। इसमें फंक्शन का नाम और उसके जो भी यूज़ होते हैं वो पैरामीटर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे दिया गया है इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया गया इक्वल टू ऐड, एंड उसके बाद यहाँ पे ये पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन को क्या किया गया है, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है। तो देखो फंक्शन को जब हम किसी भी प्रोग्राम में बुलाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग फंक्शन का कॉलिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो थे वो टोटल क्या थे, वो हमारे फंक्शन के एलिमेंट थे। तो आई होप आपके जो भी एलिमेंट्स से रिलेटेड डाउट्स थे या फिर फंक्शन के रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आपका डाउट इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने इन दो टॉपिक को मिस किया होगा, फंक्शन का जो भी क्लासिफिकेशन था या फिर कह लें वर्गीकरण, एंड फंक्शन की डिफिनीशन, ठीक है। तो इनको अगर आपने मिस किया है तो वॉच कीजिएगा प्लेलिस्ट से, एंड कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर से देना। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 7th, और चैप्टर नंबर 7th हमारा है फंक्शन के बारे में एंड सब रूटीन के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में या फिर कह लें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक में हमने बहुत सारे डिटेल्स देख लिए थे अबाउट फंक्शन क्या होता है, उसके वेरिएबल्स, सॉरी उसके कौन कौन से फंक्शन के वर्गीकरण हैं, ठीक है, या फिर कह लें फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स है वो भी आपको बताया गया था। सो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आप सभी के लिए इजी है एंड उसके साथ साथ ये यूज़फुल भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, फंक्शन का महत्व क्या होता है एक्चुअल में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड उसके बारे में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अत्यंत
समझ में आएँगे, इतना आपको ईज़ी वे में समझाने वाला हूँ और नोट्स के थ्रू आप पढ़ोगे एक बार तो आपको ये 100% ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी के निरंतर फीडबैक आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं क्लास से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आप सभी के कमेंट्स जो होते हैं वो 101% पॉजिटिव होते हैं अबाउट लाइक आप सभी को ये यूज़फुल नोट्स है, यूज़फुल क्लास है, सब कुछ। तो नोट्स के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको नोट्स जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड उसके साथ-साथ अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी भी टॉपिक में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है या फिर आपको खुद से उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप हेडिंग डालो और उसके बारे में एक थोड़ा-सा पॉइंट ले लो जिससे आप क्विक रिवीजन कर सको। अदरवाइज़ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस होता है वो होता है हमारा रीयूज़एबिलिटी, ठीक है? रीयूज़एबिलिटी जो होता है इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक बार उसको हम लोग डिक्लेयर करके उसके बाद सेकंड टाइम वी कैन यूज़, ठीक है? मेनी टाइम्स यू कैन, जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारा फंक्शन होता है उसको बार-बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे जो हमारा कोड होता है उसको पुनः प्रयोग करना सरल होता है। एक बार बनाई गई फंक्शन को अनेक स्थानों पर बुलाकर समस्याओं का समाधान करना जो होता है संभव होता है और बड़े जो प्रोग्राम होते हैं वो सुनिश्चित रूप से हम इसको चला सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने कोई भी एक बना दिया यहाँ पे कोई भी फंक्शन जैसे बनाया जाता है, तो हम किसी भी फंक्शन को किसी जैसे कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम हमारा क्या है, वो प्रोग्राम हमारा लॉन्ग प्रोग्राम है, ठीक है? तो उसमें अगर हमने एक बार कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है? जैसे हमने कोई ऐड का फंक्शन बना दिया, ठीक है? ऐड का हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है? अब हमको जहाँ पे क्या करना रहेगा, जहाँ पे ऐड करने का वर्क रहेगा, वहाँ पे हम केवल इसको कॉल करेंगे, ठीक है? कॉल ऐसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस हमको कॉल करना रहेगा, ठीक है? बार-बार हमको फंक्शन को क्रिएट करने की नीड नहीं है, केवल हमको एक बार उसको क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद वहाँ जहाँ पर भी हमको उस प्रोग्राम में इस फंक्शन की आवश्यकता होगी, हम वहाँ पे कॉल करेंगे और पुनः जो हमारा कोड रहेगा, वो यूज़ हो जाएगा और ये कॉल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो फंक्शन जो होता है, उसका सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है रीयूजेबिलिटी, ठीक है? एक बार उसको डिक्लेयर करो, एक बार डिफाइन करो, बार-बार उसको यूज़ करो जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? मॉड्यूलरिटी, ठीक है? मॉड्यूलरिटी क्या होता है? फंक्शन कोड को मॉड्यूल्स में विभाजित करने में मदद करता है, जिससे प्रोग्राम सुरक्षित और व्यावसायिक बनाए रखा जा सकता है। हर फंक्शन को उसके कार्य के आधार पर एक विशेष हिस्से जो हिस्सा होता है वो पूरा करता है और इन मॉड्यूल्स को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो एक जब हम कोई लॉन्ग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कई फंक्शन के कोड होते हैं उनको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, उससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सुरक्षित हो जाता है और थोड़ा स्ट्रक्चर वे में होता है जिससे हमको देखने में भी अच्छा लगता है और उसके साथ साथ वो जो होता है स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो मॉड्यूलरिटी इस प्रकार वर्क करता है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है फंक्शन के इंपॉर्टेंस में? फर्स्ट है हमारा रीयूजेबिलिटी। एक बार उसको डिफाइन करो, बार-बार जहाँ भी हमको यूज़ करना है वहाँ पे उसको कॉल करो। सेकंड है हमारा मॉड्यूलरिटी। उसमें क्या होता है फंक्शन का जो भी कोड होता है उसको हम लोग मॉड्यूल्स में कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो उसका सिक्योरिटी रीजन से हम लोग ये करते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम जो सिक्योर होता है और उसके साथ-साथ जो भी उसके कार्य होते हैं वो पूरा करता है, ठीक है? तो बहुत सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको मिला करके जो हमारे कई पार्ट में प्रोग्राम होते हैं उनको मिला करके एक पूरा पूरा का पूरा क्या होता है प्रोग्राम बनता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कोड की सुरक्षा, ठीक है? तो जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको कोड को संरचित और धाराप्रद बनाती है जिससे कोड को समझना और उसे बदलना आसान होता है। एक फंक्शन में आगे बदलाव करने से उसका प्रभाव केवल उसी फंक्शन पर होता है और इससे पूरे प्रोग्राम को प्रभावित नहीं होने देता है, ठीक है? तो जिस फंक्शन में हमको चेंज करना है उस फंक्शन में हम केवल चेंजेस करते हैं जिससे हमारे और भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होता है, उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हमने कोई ऐड का फंक्शन बनाया है, ठीक है? ऐड का हमने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है? तो ऐड के अंदर अगर हम इस फंक्शन के अंदर जो भी प्रोग्राम रहेगा या फिर जो भी कोड रहेगा उसके अंदर अगर चेंज करेंगे तो केवल यही चेंज होगा, इसी फंक्शन के अंदर चेंज होगा, बाकी और जगह पे कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा वही कोड का रीयूजेबिलिटी। फंक्शन की जो भी कोड होती है उनको
हम लोग रीयूज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो भी प्रमुख अंश होते हैं पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। ये भी सेम का सेम पॉइंट है, थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ नंबर एंड लास्ट पॉइंट, एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो फंक्शन में जो एरर होते हैं उसका समर्थन करने में मदद करती है। यदि कोई हमारी एरर होती है तो जो हमारा फंक्शन होता है यूज़र को सूचित कर सकता है और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा एरर हैंडलिंग भी होता है। तो हमारा जो फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है, महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार से भी फंक्शन हमको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है एरर हैंडलिंग के द्वारा। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, एरर को जो भी रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, कोड में, उसको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। किसी भी प्रकार की एरर होती है तो हमको क्या करता है, यूज़र को वो नोटिफाई कर देता है कि हाँ, यहाँ पर इस प्रोग्राम में या फिर इस कोड में या फिर इस फंक्शन के इस लाइन में एरर है, जिससे हम उस एरर को अपने द्वारा सॉल्व कर सकें। तो जो हमारा फंक्शन का इम्पोर्टेंस था उसमें कुछ यहाँ पे टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, सेकंड है हमारा मॉड्यूलरिटी, थर्ड है हमारा कोड का मेंटेनेंस, फोर्थ भी वही है रीयूजेबिलिटी एंड कोड का रीयूजेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट है कोड का रीयूजेबिलिटी और फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा एरर का हैंडलिंग। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो फंक्शन को, हमारे फंक्शन को क्या बनाती है, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है, उपयोगी बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट्स कर सकते हो अपने भाषा में, इसके बारे में खुद से अगर आप कुछ लिखना चाहो तो पॉइंट्स को नोट करके उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, जिससे आप क्विक रिवीजन के टाइम में आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा फंक्शन के रूल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सो क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था अबाउट हमारे फंक्शन एंड सब रूटीन के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है फंक्शन एवं सब रूटीन, जिसमें हमको देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड उसके साथ साथ देखना है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में हमने एक एक टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया है, लेक्चर दिया है। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट या फिर फिफ्थ नंबर टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर के बारे में। ठीक है, फंक्शन के क्या क्या रूल्स होते हैं इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिकर्शन का कॉन्सेप्ट एंड विथ प्रोग्राम एंड उसके साथ साथ फंक्शन के कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक हैं वो इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के कमेंट्स, फीडबैक्स अबाउट क्लास, अबाउट माय टीचिंग टेक्निक, अबाउट नोट्स। सो आप सभी के इन फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लेलिस्ट को, जिन्होंने अभी तक जुड़े नहीं हैं या फिर जिन्होंने अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन के कौन कौन से रूल क्या होते हैं, फंक्शन के कैसे हम लोग किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को किस प्रकार लिख सकते हैं, फंक्शन के बारे में अगर आपने पिछले कुछ 3 4 5 जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनके लेक्चर को देख लेना, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो फंक्शन के क्या क्या रूल होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन द्वारा केवल, ठीक है, फंक्शन द्वारा केवल एक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक से अधिक मान फंक्शन द्वारा प्राप्त करने के लिए फंक्शन को कई बार कॉल करना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा रूल ये है कि जो हम फंक्शन के द्वारा जो हमको रिजल्ट मिलता है किसी भी प्रोग्राम में, वो हमको एक बार अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा। एक से अधिक अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हमको फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहें तो एक बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यू, एक से ज़्यादा मान चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, तब हमको फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल करना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एक प्रोग्राम में कितनी भी संख्या में फंक्शन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम में कितनी भी संख्या में फंक्शन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस
हमारे लिमिटेशन नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में हम लोग जितना चाहें उतने नंबर्स फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रिटर्न का स्टेटमेंट होता है उसका उपयोग फंक्शन में कहीं भी तथा कई बार किया जा सकता है। तो हम लोग जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम रिटर्न का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार उस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन में हम लोग रिटर्न का स्टेटमेंट चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक जो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं उसके द्वारा केवल एक ही मान मेन फंक्शन को वापस किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ तो बहुत बार कर सकते हैं, बट जो हमारा मेन वैल्यू होगा वही हमारे मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। प्रत्येक फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर ऊपर या नीचे कहीं पर भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन होता है उसको मेन फंक्शन के बाहर या फिर नीचे कहीं पर भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन को मेन फंक्शन के ऊपर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या फिर नीचे में भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल हैं, नियम हैं किसके, फंक्शन के बारे में। फंक्शन को यूज़ करने से पहले, फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले, जो आप सभी को जानना चाहिए और जानना महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट रूल ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअल में व्हाट इज रिकर्सन, एंड रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड आपके लिए एक प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। ये कुछ लाइन का प्रोग्राम है, कोड है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी कोशिश करिएगा इसको समझने की। ये प्रोग्राम भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से खुद से आप प्रैक्टिस कर सकें, खुद से रन कर सकें, और प्रोग्राम को विदाउट रन करे आप सभी उसको पास मत करना, पहले उसको रन करना, चेक करना क्या, हाँ क्या यही हमको जो भी हमको आउटपुट चाहिए था या कि हम वही आउटपुट गेट कर रहे हैं, तो तभी आप उस पर जाइएगा, अदरवाइज उस प्रोग्राम पे चेक एक बार जरूर से करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, रिकर्सन के साइड। व्हाट इज रिकर्सन, ठीक है। तो रिकर्सन क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एक फंक्शन अपने आप को बुलाती है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा पहले ही बनाए गए जो भी नियम होते हैं उसका वो उपयोग करती है, ठीक है। यह एक तरह से कॉल करने के लिए के रूप में जाना जाता है। रिकर्सन का एक सबसे उदाहरण या फिर जनरल फैक्टोरियल होता है, जिसमें एक निश्चित संख्या का फैक्टोरियल निकालने पर फंक्शन को खुद को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो रिकर्सन का कॉन्सेप्ट होता है, इस प्रकार वर्क करता है रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा फंक्शन होता है वो खुद को, अपने आप को ही वो कॉल करता है। रिकर्सन के कॉन्सेप्ट में जो हमारा फंक्शन होता है वो अपने आप को ही क्या करता है, कॉल करता है, या फिर हिंदी में कहते हैं बुलाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये समझो कि जब कोई हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन अपने आप को ही खुद को कॉल करता है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, और जो भी उसके अंदर जो भी डिफाइन किया जाता है कॉन्सेप्ट, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं, या फिर जो भी नियम बनाए गए होते हैं उस फंक्शन में, पैरामीटर पास किए गए होते हों, या फिर जो भी रूल डिक्लेयर किए गए होते हैं वह उसका यूज़ करता है। अपने ही बनाए गए नियमों को वो फॉलो करता है, वो प्रोग्राम, वह फंक्शन अपने ही बनाए गए नियमों को, अपने ही डिक्लेयर किए गए नियमों को फॉलो करता है। तब वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि रिकर्सन हो रहा है, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। यह एक बहुत ही स्मॉल सा प्रोग्राम है अबाउट जो हमारे फैक्टोरियल का है, ठीक है। लेकिन यह बेस्ड किस पे है, यह बेस्ड है हमारा रिकर्सन के कॉन्सेप्ट पे, और ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल का एक जो है प्रोग्राम बनाया गया है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है आप सभी को पता है, हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, फिर इंट टाइप का एक फैक्टोरियल बनाया गया है जिसके अंतर्गत पैरामीटर हमारा इंट में n, ठीक है, पास कर दिया गया है। तो 0 या 1 पे हमको क्या करना है, फैक्टोरियल को चेक करना है, जिसका फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 एंड 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया यहाँ पे, और उसके अंदर
यहाँ पे देखिए इंट में यन हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यन में हमने क्या कर दिया गया, असाइन कर दिया है, ठीक है। डबल वैल्यू इक्वल टू 0 कर दिया गया है। और दूसरे में हमने चेक करा लिया है कि अगर यन जो है हमारा 1 की इक्वल है, तब हमने कर दिया है, ठीक है। तो 2 कंडीशन हमने इसके अंदर पास किए हैं इफ में, ठीक है। तो यहाँ हम देखो, सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल है, फिर यहाँ पे एक int टाइप का फैक्टोरियल बनाया गया है जिसमें वह पैरामीटर पास किया गया है int n। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 0 या 1 का फैक्टोरियल, जो कि हमको पता है 1 होता है। फिर हमने इफ में एक कंडीशन पास किया, यन की जो वैल्यू है इफ यदि 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो यन होता है, तो हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न मतलब ऊपर जाएगा ये वैल्यू, वो 1 जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एल्स कर दिया कि अगर यह हमारा रन ना हो, अगर हमारा इफ वाला पार्ट जो है वो रन ना हो, तब हमारा एल्स वाला पार्ट रन होता है, आप सभी को पता है। तब हमारा रिटर्न में क्या जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारा जाएगा मान, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन है, वो यहाँ पे हमारा कॉल होता है, डिक्लेयर होता है। इनपुट हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, और ये नम है, ठीक है। नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में नम कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलेगी कि कृपया एक नंबर दर्ज करें, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगा दिया है। फिर उसके बाद हमारा यही जो फंक्शन है वो बार बार खुद को कॉल करेगा, ठीक है, काउंट करेगा फैक्टोरियल, फिर उसके बाद फिर नंबर, फिर उसके बाद फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो टोटल जो हमारा प्रोग्राम है उसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको दिया गया है। इस प्रोग्राम में जो हमारा फैक्टोरियल है फंक्शन, वो रिकर्सिव फंक्शन n का फैक्टोरियल का गणना करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरामीटर में n दिया गया है। मेन जो हमारा फंक्शन होता है उसमें एक संख्या के लिए कॉल किया जाता है। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है और उसमें एक इनपुट नंबर दे दिया गया है, इसके लिए वो कॉल करता है और जो हमारा रिजल्ट होता है उसको प्रिंट किया जाता है। इसमें ये भी आपको दिया गया है नोट कि इस प्रोग्राम को समझने के लिए आप अपने एक C++ कंपाइलर का उपयोग करके चला सकते हैं, और एक संख्या को हमको इनपुट कराना हो गया, फिर उसके बाद हमको फैक्टोरियल का रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकर्सन का फंक्शन या फिर कह लें रिकर्सन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार वर्क करता है। आई होप आपको रिकर्सन से संबंधित अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक दो प्रोग्राम इसके और ला दूंगा। कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, तभी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना अपने कमेंट्स को। समझ में नहीं आया फिर भी आप बताना, समझ में आ गया फिर भी आप मुझे वहाँ पे बता देना, जिससे मैं आपको इस के बारे में और बेहतर जानकारी दे सकूँ, ठीक है। सो आई होप नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लेक्चर वो रहेगा हमारा डेटा स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। ये जो हम डेटा को स्टोर करते हैं उस उसके कौन कौन से क्लासेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे, वो कितने टाइप्स के हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा हुआ था, टॉपिक देखा हुआ था इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। उससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था अबाउट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। उससे पहले हमने पढ़ा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। उसके पहले हमने पढ़ा था डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर के इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डाटा स्टोरेज क्लासेस। फिर हम देखेंगे लाइब्रेरी के बारे में एंड इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। सो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, और भी चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं लाइव क्लासेस, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। सो क्लास 10 कंप्यूटर का हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे और उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है, विथ एग्जांपल विथ प्रोग्राम। सो अगर आपने उन टॉपिक्स को लेक्चर्स को मिस किया है लाइव क्लासेस को, सो आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है। प्लेलिस्ट आपको लेटेस्ट ओपन करना है इस ईयर का, उसमें आपको 83 एबव 90 एबव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसको ओपन करना है और वहाँ पे जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, जो चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो, वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके फीडबैक्स कमेंट्स अबाउट क्लासेस के बारे में मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, और सभी पॉजिटिव फीडबैक आप सभी के द्वारा दिए जा रहे हैं रिलेटेड क्लास। सो
दैट्स वाई थैंक यू फॉर इट। एंड जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेटा स्टोरेज क्लासेस के बारे में। हमारे जो डेटा स्टोरेज जो हम लोग करते हैं उसके कौन कौन से क्लास होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस डेटा टाइप को किस प्रकार के डेटा स्टोरेज क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें डेटा स्टोरेज जो क्लासेस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्टोरेज स्थानों को परिभाषित करती है, जिनमें मेमोरी कैसे और कहाँ रखी जाए या डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो 4 टाइप्स के मेनली हमारे डेटा स्टोरेज क्लास होते हैं। फर्स्ट हमारा जो डेटा स्टोरेज क्लास है वो होता है ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो जो हमारा ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स, इस पॉइंट को आप नोट करना सबसे पहले, जो हमारे ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होते हैं उनका उपयोग लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, के लिए किया जाता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर 1 में आपको या चैप्टर 2 में मिल जाएगा, उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना। सो जो हमारा लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग अगर किसी फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं, किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंतर्गत उसको लिखते हैं, तो ये उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर यह नहीं होता है। ठीक है, और ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल दोनों प्रकार से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जो हमारा क्लास होता है, इसलिए आमतौर पर हमें इसकी स्पष्ट स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 2-3 मेन पॉइंट आपको हर एक टाइप के बारे में नोट करना है। तो इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है कि जो हमारा ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग हम लोग लोकल वेरिएबल के लिए करते हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है तो वो डायरेक्ट सबसे पहले इसी में हो जाता है स्टोर, इसी प्रकार के स्टोरेज क्लास में होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको हमको डिटेलिंग करने की नीड नहीं होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है ऑटो। ठीक है, ऑटोमेटिक को हमने शॉर्ट में यहाँ पे ऑटो करते हैं, इंट कर दिया गया है। ठीक है, डेटा टाइप और एक्स। ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा संग्रहण वर्ग या फिर कह लें ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास इसको बना दिया गया। सेकेंड हमारा टाइप होता है रजिस्टर को, जो हम लोग रजिस्टर डेटा संग्रहण वर्ग या फिर कह लें रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो जो हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग केवल उन लोकल वेरिएबल्स के लिए किया जाता है जिन्हें रजिस्टर में रखा जा सकता है। ठीक है, अगर रजिस्टर उपलब्ध हैं तब, ताकि वो तेजी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो रजिस्टर डेटा स्टोरेज क्लास में हम लोग केवल इसका उपयोग हम लोग उन लोकल वेरिएबल्स के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत हमें रजिस्टर मिलता है या फिर जिन्हें रजिस्टर में रखा जा सकता है, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, जल्द से जल्द एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इसका जो मेन बेनिफिट्स होता है वो ये होता है कि रजिस्टर डेटा स्टोरेज क्लास में अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं, फास्ट एक्सेस कर लेते हैं। उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि इन्हें हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रजिस्टर इसका कर दिया गया डेटा टाइप इंट, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, जैसे फर्स्ट में वैल्यू एक्स दिया था, यहाँ पे वैल्यू वाई दे दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बस थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत आपको देख करके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर हमारा जो स्टोरेज का क्लास है वो होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्टैटिक डेटा संग्रहण वर्ग। जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स की जो जीवन काल में जोड़ जाता है और इसका मान जो होता है एक ही बार सेट होता है। ठीक है, सो जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स दोनों प्रकार के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, सो
इसमें जो होता है इससे क्या होता है कि इससे वेरिएबल्स की जो भी टाइम पीरियड्स होती हैं उसको ऐड कर दिया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है एक ही बार सेट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस दिया गया स्टोरेज इंट, उसके बाद ऐसे वैल्यू यहाँ पे दे दिए गए जेड, ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट डेटा टाइप है, सॉरी जो हमारा सबसे लास्ट स्टोरेज क्लास है का टाइप है वो है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। सो हमारा जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका वर्क क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पे कैसे किस प्रकार डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारा जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसका हम लोग यूज़ लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए करते हैं, बट जो हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका यूज़ ओनली फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए हम लोग करते हैं जिन्हें एक फाइल से अन्य फाइलों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक फाइल से दूसरे फाइल में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्न सबसे पहले हम लोग स्टोरेज क्लास का टाइप बताते हैं, फिर उसके बाद डेटा का टाइप बताते हैं और यहाँ पे अपना जो डेटा होता है उसको डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डिक्लेरेशन का वर्क होता है, डिक्लेरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो 4 टाइप्स हैं वो हमारे डेटा स्टोरेज क्लासेस के हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा जो डेटा स्टोरेज क्लास होता है वो होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकेंड होता है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड फोर्थ होता है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ठीक है, इसके बारे में आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मे भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक बार ध्यान देना है कि किस स्टोरेज क्लास में या फिर किस इस प्रकार के जो किस टाइप के स्टोरेज क्लास की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कुछ पॉइंट ही आपको याद रखने हैं सभी स्टोरेज क्लास के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या फिर कह लेंगे टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा अबाउट लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, एक्चुअल में लाइब्रेरी क्या होता है एंड उसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लाइब्रेरी की क्या क्या यूज़ होती हैं वो आपको इसमें देखना रहेगा। ठीक है, सो प्रोग्राम तथा फंक्शनों का समूह जिसका उपयोग प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है, सो जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में या फिर कह लो कि आप एक इजी एग्जांपल में समझो लाइब्रेरी क्या होता है। आप जाते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस में लाइब्रेरी होंगे, अगर नहीं है तो आपने कहीं सुना होगा कि हमारे स्कूल में कॉलेजेस में लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रकार का आप समझो कि जो बुक्स होते हैं टोटल किताबों का कलेक्शन होता है, वो क्या होता है, कलेक्शन होता है किस चीज़ का, बुक्स का। ठीक है, किताबों का। वहाँ पे एक जगह पे आपको सभी टाइप्स की सभी, जैसे कि किसी का इंजीनियरिंग का है तो ठीक है उसमें बहुत सारी ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो सभी ब्रांच की बुक वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। तो सेम उसी प्रकार जो यहाँ पे लाइब्रेरी होता है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे प्रोग्राम तथा फंक्शन का जो भी ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, लाइब्रेरी जो होता है वो प्रोग्राम और फंक्शन का कलेक्शन होता है जिसका यूज प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। क्या करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। प्रोग्रामरों के द्वारा मतलब, प्रोग्रामरों का मतलब हम ही आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या होता है, प्रोग्राम तथा फंक्शनों का कलेक्शन होता है या फिर ग्रुप होता है या फिर समूह होता है जिसका यूज़ प्रोग्रामरों द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। सी भाषा की जो लाइब्रेरी में पहले से ही तैयार किए गए फंक्शन होते हैं उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं और इन फंक्शनों का उपयोग प्रोग्राम बनाने में अत्यधिक सहायक होता है। लाइब्रेरी फंक्शन के निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है, सो जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें लाइब्रेरी में पहले से ही जो भी फंक्शन तैयार किए गए होते हैं उनको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन या फिर कह लें कि प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड मतलब ये फंक्शन पहले से ही हमें दिए गए होते हैं, बस उनको हमको यूज़ करना होता है। ठीक है, अपने प्रोग्राम में। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं आपको लाइब्रेरी फंक्शन के। सबसे पहले है कोड का पुनः। ठीक है, तो उपयोग जो हमारा होता है कोड का पुनः उपयोग सबसे फर्स्ट हमारा यूज़ है या फिर कह लें कि लाभ है।
तो बिल्ट इन फंक्शन के उपयोग से प्रोग्राम बनाना अत्यधिक सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि इन फंक्शनों को बनाने का कोड स्वयं नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि उस फंक्शन को सीधे ही प्रोग्राम में कॉल कर देते हैं। अतः किसी बने हुए फंक्शन के कोड का सी लैंग्वेज में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सो इसका आप इजी लैंग्वेज में या फिर इजी एग्जांपल में ये समझो कि जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसमें सब कुछ पहले से ही डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब ये होता है सब कुछ हमको पहले से ही दिया गया होता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैं जैसे यहाँ पे क्लियर, ठीक है, जैसे आप क्लियर लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म ही हो गया। एक शॉर्ट फॉर्म का एग्जांपल मैं थोड़ा सा वेट करिए आप। जैसे कि लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, सो उसमें बहुत सारे आपको शॉर्टकट दिए होते हैं, जैसे कंट्रोल भी, कंट्रोल सी। आप सभी को पता है इससे क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो आपको ये जाकर के पूरा मैनुअल नहीं करना होगा, जैसे कि आप अल्टर प्लस या फोर आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना होगा कि सबसे पहले आप विंडोज़ में जाओ, वहाँ पे जाकर के आप ओपन करो, शट डाउन करो। ठीक है, आप डायरेक्ट अल्टर प्लस या फोर आपने क्लिक किया, उसके बाद एंटर किया, आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये क्या है, पहले से ही दे दिया गया है आपके लैपटॉप में, ये पहले से ही जो भी है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जैसे ही आपको कोई अल्टर प्लस F4 कीबोर्ड के द्वारा देता है इनपुट, तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो एंटर करोगे वहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है। हमें क्या किया गया, ये पहले से ही बताया गया है, किसको, कंप्यूटर को बताया गया है। ठीक है, हमें केवल उस चीज़ को कॉल करना है। कंट्रोल सी हमने कॉल किया, कंट्रोल सी हमने अपने कीबोर्ड से क्लिक किया, तो वो हमारा जो फाइल है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ये फीचर दिया गया है इस चीज़ के अंतर्गत, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में ये चीज़ पहले से ही इनबिल्ट है। ठीक है, पहले से ही हमें बना बनाया मिला है, केवल हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ था। सेकंड है हमारा समय का सदुपयोग। सो हमारे बिल्ट इन फंक्शन की सहायता से बहुत सारे कार्यों को करने के लिए स्वयं कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारा जो टाइम होता है वो भी बचता है, और जो हमारा मेहनत होता है, परिश्रम होता है, वो भी बचता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये जब हमको पहले से ही जो चीज़ बना बनाया मिला है, केवल हमको उसको कॉल करना है, तो उससे हमारे टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम होता है वो उसमें हमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा संग्रह स्थान की बचत। तो बिल्ट इन फंक्शन के कोड केवल एक बार ही लिखे जाते हैं, अतः इनको संग्रहित करने के लिए केवल एक ही बार मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिससे मेमोरी की भी बचत होती है। ठीक है, सो बिल्ट इन फंक्शन का ये तीन जो है टॉपिक, आपको तीन पॉइंट बताया गया है जिसके बिल्ट इन फंक्शन की यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला जो यूज़ है हमारा वो है हमारा संग्रह स्थान की बचत, सेकंड है हमारा समय का सदुपयोग, थर्ड है हमारा कोड का पुनः उपयोग, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, तो ये तीन हमारे जो भी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं उनके तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, या फिर कह लें कि लाभ हैं इनके। सो आई होप आपको आज का जो जो दो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, पहला आपको बताया गया अबाउट लाइब्रेरी के बारे में, एंड उससे पहले आपको बताया गया था डेटा स्टोरेज क्लास के टाइप्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा अबाउट आपके लाइब्रेरी के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स की लाइब्रेरी होती है, एंड उसके बाद आपका हेडर फाइल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट, दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आगे के चैप्टर्स में जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। सो आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। पिछले लेक्चर आपको मिस हुए हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके उनको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, और ड्यू टू सम प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, वीडियोस एंड क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लाइव नहीं चल पा रही थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक बार, और बहुत ज़्यादा जो है इस बार पिकअप रहेगा, एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है, जो टॉपिक बचे हुए हैं, जो लेक्चर्स बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा इन थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था अबाउट लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी की यूज़ के बारे में, उसके कुछ इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में। सो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है,
लाइब्रेरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो मेनली जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसके दो ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा मानक सी लाइब्रेरी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। एंड थर्ड हमारा सेकेंड हमारा होता है यूज़र लाइब्रेरी, ठीक है। तो यूज़र लाइब्रेरी एंड मानक सी लाइब्रेरी दोनों में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। यूज़र लाइब्रेरी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यूज़र लाइब्रेरी में प्रोग्रामरों द्वारा बनाए गए फंक्शन का समूह होता है, जिन्हें प्रोग्रामर आवश्यकता अनुसार कभी भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि वे लाइब्रेरी जो प्रोग्रामर के द्वारा या फिर कह लें कि यूज़र के द्वारा बनाए गए होते हैं, और लाइब्रेरी एक्चुअल में होता क्या है, फंक्शनों का समूह होता है, ठीक है। तो उसको जब भी हमें ज़रूरत होती है, हमको केवल लाइब्रेरी को करना होता है और वहाँ पे फंक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या होते हैं ये जो लाइब्रेरी होते हैं ये हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही डिफाइन होते हैं, केवल हमको उनको यूज़ करना होता है, कॉल करना होता है जहाँ पे हमको नीड होती है। वैसे ही जो हमारे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी होती है, इसमें जो फंक्शन होते हैं वो हेडर फाइल में पहले से ही संग्रहित होते हैं, ठीक है। बस हमको क्या करना होता है, सी कंपाइलर के साथ हमको ये मिलता है, ठीक है। इसमें मानक सी लाइब्रेरी फंक्शन के प्रकार, कोड एवं प्रोटोटाइप संग्रहित होते हैं। इन फाइलों का विस्तार जो होता है .h होता है, ठीक है। जो हमारे स्टैंडर्ड मतलब जो हमारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं उनके लास्ट में हमको .h टाइप में देखने को मिलता है, ठीक है। बस इसी के बारे में थोड़ा सा जो है आगे आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड या फिर कह लें स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना रहेगा। जो हमको पढ़ना रहेगा इस हेडिंग में हेडर फाइल, अबाउट हेडर फाइल, ठीक है। तो हेडर फाइल क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और किसी एक सिंगल प्रोग्राम को भी आप बनाते हो तो उसमें हेडर फाइल रहता है। विदाउट हेडर फाइल प्रोग्राम ही आपका नहीं स्टार्ट होता है इन सी, ठीक है। तो वो फाइल जिसमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं, ठीक है, उन्हें हेडर फाइल कहते हैं। इन हेडर फाइल को प्रोग्राम में संलग्न करने के लिए इंक्लूड डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। सी भाषा में जो भी प्रमुख हेडर फाइल होते हैं वो आपको कुछ इस टाइप में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एलोक.h, conio.h, assert.h, ठीक है, bios.h। मैंने आपको क्या बताया था, .h। जो स्टैंडर्ड है उनके लास्ट में हमको .h देखने को मिलता है, विस्तारक होता है, ठीक है, DOS.h, ठीक है। कुछ जो हेडर फाइल ऐसे हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपको अधिकतर प्रोग्राम में, उनके बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। पहला यहाँ पे studio.h, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको हम लोग बोलते हैं। इस हेडर फाइल में मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं, और इस हेडर फाइल में परिभाषित प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित हैं। वो फंक्शन कौन कौन से हैं, क्लियर, एफ क्लोज ऑल, एफ ओपन, ठीक है। ये सब हमारे हेडर फाइल है। सेकेंड हमारा है string.h। इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टूडियो है, ठीक है, studio.h, इसमें किस प्रकार के होते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। सेकंड जो string.h है, इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप होते हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है मैम कैर, मैम CMP, ठीक है, मैम सेट, मैम CPI, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्ट्रिंग के हेडर फाइल हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से संबंधित। थर्ड जो हमारा है वो है हमारा math.h, ठीक है। इस प्रकार के हेडर फाइल में जो भी हमारे मैथमेटिकल्स प्रोग्राम्स होते हैं, मैथमेटिकल्स जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, गणितीय क्रिया से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप को परिभाषित करते हैं। इस हेडर फाइल में कुछ प्रमुख फंक्शन जो है वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो जो हमारा math.h हेडर फाइल होता है उसमें जितने भी हम लोग जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी उसमें फार्मूला या फिर यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, या फिर कोई भी हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो हम math.h का यूज़ करते हैं और उससे संबंधित कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ABS, ACI, ASIN, ठीक है, A10। सो ये सब क्या है, math.h से संबंधित इस हेडर फाइल से संबंधित फंक्शन है। सेकेंड हमारा फोर्थ नंबर है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, जिसको हम लोग stdlib.h से शो करते हैं। तो इस प्रकार के हेडर फाइल में विभिन्न प्रकार के उपयोग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप को हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे abort, abs, at off, ये सब क्या है हमारे studio.h, या फिर कह लें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल के कुछ फंक्शन हैं, ठीक है।
5th नंबर और मे बी ये लास्ट है, सी टाइप डॉट एच। सी टाइप डॉट एच ये क्या होता है? इस प्रकार के हेडर फाइल में कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कैरेक्टर से संबंधित जितने भी हमारे कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन होते हैं, इस प्रकार का हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। किसके लिए? सी टाइप डॉट एच, कैरेक्टर से संबंधित। वो कौन कौन से हैं? इज एलनम, ठीक है, इज आस्की, इज सी एन ट्राल, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके जो भी हमारे इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, कुछ 20 होंगे, हाँ में भी 20 हैं। अतिलघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये सब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, जो कि अपलोड होगा कल इसी टाइम पे, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आज से जो क्लासेस की लेंथ है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी हो सकते हैं लेक्चर्स आपको फास्ट वे में जल्दी जल्दी कवर किए जाएंगे। और मैंने 15 जनवरी तक का दिया हुआ था डेट आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का, बट अगर हेल्थ इशू नहीं हुआ होता तो आपको मैं तब तक कंप्लीट कर देता 15 तक, बट ड्यू टू हेल्थ इशू अभी जो ये डेट है उसको मैं थोड़ा सा आपको और टाइम लूँगा। और जो 10 दिन क्लास नहीं आया है वही वही 10 दिन का टाइम मुझे चाहिए, मतलब कि कह लें कि 25 जनवरी तक मैक्स टू मैक्स आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी और 100% पूरी की पूरी जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रिपरेशन जो है वो आपकी परीक्षा से पहले हम करवा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। सो आप सभी के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे एंड जो भी फीडबैक है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को भी शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हुआ है, इन लेक्चर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिए प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए। धन्यवाद। कंप्यूटर में क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेक्चर्स नहीं अटेंड हो पा रहे थे। उसका जो बिग रीज़न था वो था हेल्थ इशू। और अभी जो कि थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है, तो मैं आप सभी के लिए जो भी हो सकता है उतना मैं हेल्प करने के लिए न्यू वीडियोस और न्यू लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। चैप्टर नंबर 7 में हमारा जो आपका अभ्यास प्रश्न था वो बाकी था और जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे। अभी जो हमारा इस लेक्चर में हम देखेंगे वो देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सभी प्रश्नों के कलेक्शन में आप सभी को इस लेक्चर में देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MCQ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले। आप सभी को पता है आपको बोर्ड परीक्षा में कितने पूछे जाएंगे? 20 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यूज़र डिफाइन फंक्शन का एग्जांपल क्या है? तो जो हमारा मेन है वो हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो यूज़र डिफाइन फंक्शन का एग्जांपल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का एक स्वतंत्र भाग जो किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, ठीक है। थर्ड है, यदि किसी फंक्शन कोई मान वापस नहीं करता है तो इसके पहले किस प्रकार का डाटा टाइप लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कोई भी जो वैल्यू है उसको उसको रिटर्न नहीं करता है तो उसके लिए हम किस प्रकार के डेटा टाइप का यूज़ करते हैं? तो हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं वॉइड का, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पैरामीटर को कहा जाता है, ठीक है। पैरामीटर को क्या कहा जाता है एक्चुअल में? तो पैरामीटर को हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो पैरामीटर हम लोग कॉलिंग फंक्शन में ही डिक्लेयर कर देते हैं, परिभाषित किए जाते हैं, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पैरामीटर जो फंक्शन परिभाषा में परिभाषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, फंक्शन को रिटर्न तथा पैरामीटर सूची के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो जो हमारा फंक्शन है उसको रिटर्न तथा पैरामीटर की लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल जो हम इसको डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है द्वारा कितने मान मेन फंक्शन को वापस किए जाते हैं? तो कितने मान वापस किए जाते हैं? वो एक ही वैल्यू रिटर्न किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करता है तो इस प्रोसेस को या फिर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी को मैंने ये डिफिनीशन में समझाया था रिकर्सन के कॉन्सेप्ट में। जब कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है या फिर वो जो हमारा वहाँ पे कहलाता है आता है वो रिकर्सन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा संग्रहण वर्ग पाए जाते हैं? ठीक है, तो कितने टाइप के पाए जाते हैं? वो टोटल 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिक्लेरेशन किस कीवर्ड का उपयोग करके हम लोग करते हैं? तो ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो हम लोग ऑटो जो कीवर्ड है इसका यूज करके करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का प्रारंभिक मान क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कोई भी संख्या जो होती है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल की प्रारंभिक मान होती है। ठीक है, अगला यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है कि वे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के दौरान जीवित तथा सक्रिय होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल का प्रारंभिक मान क्या होता है? तो स्टैटिक वेरिएबल का जो हमारा प्राइमरी वैल्यू होता है वो होता है 0। रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं, तो रजिस्टर वेरिएबल बेसिकली कहाँ पे संग्रहित होते हैं? तो रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं सीपीयू में। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? सीपीयू में। ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने आपके लिए 21 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर किया गया है इस चैप्टर का। सी भाषा में कितने प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती हैं? लाइब्रेरी वाले जो कॉन्सेप्ट थे उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। ठीक है, तो सी भाषा में टोटल 2 प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती हैं। वह फाइल जिसमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होता है या फिर डिक्लेयर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है? ठीक है, तो हेडर फाइल का जो हमारा विस्तारक होता है वो होता है डॉट एच, जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस हेडर फाइल का मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं? ठीक है, तो स्टूडियो डॉट एच इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं? तो वो हमारा है क्या? स्ट्रिंग डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस हेडर फाइल में गणितीय क्रियाओं से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप परिभाषित किए जाते हैं? तो इसका जो हमारे मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैथ डॉट एच। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न या फिर कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में अगर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो इसी के अंतर्गत से ही पूछे जाएंगे। इससे के अलावा कुछ मुझे नहीं लगता है बन पाएगा, बहुत क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले रहेंगे, जिनका जो आपको आंसर लिखना रहेगा वो भी एक लाइन में ही लिखना रहेगा, बहुत ईजी होते हैं। जैसे फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, पैरामीटर किसे कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शन हेडर से क्या आपका तात्पर्य है, फंक्शन बॉडी से क्या तात्पर्य है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस प्रकार किया जाता है, एक्सटर्नल वेरिएबल की डिक्लेरेशन किस प्रकार की जाती है, स्टैटिक वेरिएबल को किस प्रकार हम लोग घोषित करते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इनका आंसर आपको मिलेगा इस सभी टॉपिक में। अगर इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लाइब्रेरी, डाटा टाइप, रिकर्सन, इन सब में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें है यहाँ पे, रजिस्टर वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं, रजिस्टर वेरिएबल को किस प्रकार हम लोग स्टोर करते हैं, रजिस्टर वेरिएबल का प्राइमरी वैल्यू क्या होता है, डेटा जो स्टोरेज हमारा जो होता है वो उससे क्या तात्पर्य है, रिटर्न स्टेटमेंट से क्या उपयोग है। ठीक है, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन किसे कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के 2 लाभ, लाइब्रेरी फंक्शन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेंगे आपके प्रश्न 2 नंबर वाले या फिर कह लें इसको लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये उससे पहले जो बताए गए थे वो थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न में रहेंगे जैसे 2 छोटे छोटे प्रश्न, जैसे 2 छोटे प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया जाएगा उसमें लघु उत्तरीय में, या फिर थोड़ा बहुत, जैसे देखो यहाँ पे है ना, फंक्शन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फंक्शन को परिभाषित कैसे किया जाता है, फंक्शन परिभाषा का प्रारूप बताइए। ठीक है, फंक्शन का क्या लाभ है, संक्षेप में समझाइए। एक्चुअल पैरामीटर तथा फॉर्मल पैरामीटर में अंतर बताइए। रिकर्सन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लाभ बताइए। तो इसमें टोटल क्या रहेगा, 2 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 3 लाइन बस।
लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, लोकल तथा ग्लोबल वेरिएबल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक तथा स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस, रिकर्सन का उदाहरण सहित समझाना है आपको। फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग बताना है। रजिस्टर वेरिएबल का उपयोग बताना है। ठीक है। लाइब्रेरी किसे कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के प्रमुख लाभ बताना है आपको। हेडर फाइल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्या है। ठीक है। फिर होता है आपका स्टार्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, या फिर कह लें जो हमारे थोड़े से लॉन्ग आंसर देने वाले प्रश्न रहते हैं उनके बारे में। ठीक है। ये 4 नंबर वाले रहते हैं। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है। अब इसको आपको लॉन्ग में लिखना है, नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको जो प्रश्न रहेंगे उनका आंसर देना है। 4 नंबर का है तो इसका आपको लॉन्ग में बताना रहेगा। सी भाषा में किसी दी हुई स्ट्रिंग की प्रत्येक अंतिम शब्द को प्रिंट करने का फंक्शन बनाइए। 2 स्ट्रिंग का कैटिनेट करने का फंक्शन बनाइए। ठीक है। किसी सूची को उल्टे क्रम में छापने का फंक्शन बनाइए। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। 10 और भी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपसे सभी के लिए दीर्घ उत्तरी में से। ठीक है। बट जो प्रोग्राम वाले फंक्शन आएंगे मेनली आपके यूनिट फर्स्ट से सी लैंग्वेज से ही आएंगे, जो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे और लॉन्ग वाले रहेंगे। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न ये भी है क्योंकि वो हर साल से पूछा जा रहा है, और जो आपका यूनिट फर्स्ट है उससे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है। जो आपका सी का चैप्टर है स्टार्टिंग के 1 2 3 4, उसी में से प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपका बेसिक रहता है, बेसिक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो क्लास से रिलेटेड और भी बहुत सारे आप सभी के फीडबैक्स हैं, उसके साथ साथ निरंतर जो आप सभी के रहते हैं फीडबैक आते रहते हैं अबाउट क्लास रिलेटेड, उसके लिए बहुत सारे आप सभी को थैंक यू। एंड कमेंट में जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको बताना है और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी आपने शेयर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, यूज़फुल हैं, तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो वन शॉट रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा, वो बहुत जल्द आपको मिलेगा नेक्स्ट डे में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।